अच्छा, हम ये कहते हैं कि देवर लाइंग में प्रॉब्लम है, तो हम जब वर्ड लिखते हैं ना, LIE लाई, और एक वर्ड है LAY ले, तो जब भी आपके सामने कोई वर्ड आए, आपने अपने आप से ये जरूर क्वेश्चन करना है कि हर वर्ड का एक नाम होता है। एवरी वर्ड हैज अ नेम। कोई वर्ड ऐसा इंग्लिश लैंग्वेज में या दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में नहीं होता जिसका कोई नाम नहीं होता। ठीक है। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वर्ड, तो आई एम आस्किंग अबाउट योर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो लाई इज अ वर्ब एंड ले इज अ वर्ब, ये दोनों ही वर्ब हैं। ठीक है, ये वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो आपने अपने आप से एक और क्वेश्चन करना है कि वर्ब जो है वो एसेंस के लिहाज से या सिंगुलर होता है फंक्शन के लिहाज से, या प्लूरल होता है। जैसे नाउन सिंगुलर या प्लूरल होता है। फिर एक और वर्ब के बारे में आपने इसको देखना है कि नाउन जो है वो ट्रांजिटिव भी होता है और इनट्रांजिटिव भी होता है। ये दोनों चीजें आपने ध्यान रखनी है। ठीक होगी बात जी। तो अब हम बात कर रहे हैं कि सिंगुलर, ये वर्ब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए, सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। ट्रांजिटिव वर्ब ये होता है कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जहां कहीं होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और वर्ब प्लस नो ऑब्जेक्ट वो इंट्रांजिटिव होगा। ये आपने इसकी कंस्ट्रक्शन याद रखिएगा। अब ये वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, मुझे बताएं। कि ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, नाउन आना चाहिए। और नाउन जो है वो किस चीज का आंसर देता है, वो आंसर देता है व्हाट का या whom का। जो वाला वर्ड नेक्स्ट वाटर हुम का आंसर देगा वो ऑब्जेक्ट होगा, और इसका मतलब है कि वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है। मैंने कहा ही राइट्स, मैंने लिखा ही राइट्स, तो वो लिखता है। तो ही राइट्स व्हाट, क्या लिखता है, यहाँ पे कोई आंसर नहीं लिखा हुआ, फुल स्टॉप है। तो इसका मतलब कि ये राइट्स इन ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। लेकिन मैंने कहा ही राइट्स अ लेटर, तो देखें ही राइट्स व्हाट अ लेटर, ये व्हाट का आंसर आ रहा है, ऑब्जेक्ट आया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे। तो यहाँ पे राइट्स ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ये बात बताएं, आपको समझ लगी है मेरी कि मैंने क्या बोला है। वो वाला वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा हो और वो किसका आंसर दे रहा हो, व्हाट का आंसर दे रहा हो या whom का आंसर दे रहा हो, वो ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि इस वर्ब को मैं क्या बोलूंगा, ट्रांजिटिव वर्ब बोलूंगा। अब देखो, ही राइट्स, इसके मैं कहता हूँ ही राइट्स मी, तो ही राइट्स whom, मी, तो ये ऑब्जेक्ट मौजूद हो गया। तो इनको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अच्छा, अगर आपको ये बात पता चल गई है तो फिर हम लाए के बारे में आते हैं। ये जो लफ्ज लाए है, LIE लाए, ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। और ये जो लफ्ज ले है, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब्स है। अब मुझे बताएं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जब मैं कहता हूं, जब मैंने ये कहा कि लाए एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लाए के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। जब मैंने कहा ले एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका मतलब इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देवर लेइंग नहीं आ सकता, क्योंकि आगे देखो इन द सन लिखा हुआ है। अब मुझे बताएं इन द सन क्या चीज है, जल्दी से बताएं, हमने इसको डिस्कस कर चुके हैं। मुझे वन बाय वन सबका आंसर आना चाहिए था कि इन द सन क्या चीज है। अभी हम ना वन पे डिस्कस कर रहे हैं, हमने क्वेश्चन नंबर टू पे नहीं डिस्कस किया हुआ। ठीक है। तो मुझे जरा ही विल नॉट, ये अभी छोड़ दें। मुझे बताएं इन द सन क्या चीज है। जल्दी जल्दी, ये फकीहा ने आंसर किया है, बिल्कुल ठीक आंसर किया। तलहा ने कहा ये प्रेपोजिशन फ्रेज है। और जी जल्दी जल्दी बोलें क्या चीज है, ये इन द सन क्या चीज है। नाउन फ्रेज किसने बोला भाई, फकीहा ने नाउन फ्रेज बोला, नहीं फकीहा नाउन फ्रेज नहीं है ये वाला। अच्छा जी, ये प्रेपोजिशन फ्रेज है, प्रेपोजिशन फ्रेज है। अच्छा जी, मनाल बेटा, अभी तक आपका आंसर नहीं आया मुझे। मनाल, आर यू लिसनिंग टू मी या नॉट। मनाल, हरी आप, राइट योर आंसर।
नहीं आ रहा मैसेज, मनाल आप, आर यू लिसनिंग टू मी? अच्छा जी, ये जो लफ्ज है ना, इन द सन, ये एक प्रेपोजिशन फ्रेज है। मैंने कल भी बताया था प्रेपोजिशन फ्रेज क्या होती है। प्रेपोजिशन हर वो ग्रुप ऑफ वर्ड को कहते हैं जिसका आगाज प्रेपोजिशन से हो रहा होता है। अब इन द सन एक प्रेपोजिशन फ्रेज है। अब ये जो प्रेपोजिशन फ्रेज है, याद रखना है, दुनिया की हर प्रेपोजिशन फ्रेज या तो एडजेक्टिव होगी या एडवर्ब होगी। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बात बताई हुई है कि दुनिया की अगर हर प्रेपोजिशन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज या और की बात कर रहा हूँ सेम टाइम, या एडजेक्टिव फ्रेज होगी, एडवर्ब होगी, वो प्रेपोजिशन फ्रेज ही देखने में उसका नाम प्रेपोजिशन फ्रेज। देखो मेरा नाम ताहिर अदरीस है, लेकिन मैं आपके लिए, आप मुझे ताहिर अदरीस नहीं कहेंगे, आप मुझे कहते हैं सर ताहिर अदरीस। लेकिन मैं, जो मेरे बच्चे हैं वो मुझे सर ताहिर अदरीस नहीं कहते, वो क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं, मुझे डैड कहते हैं। तो भाई मैं सर ताहिर अदरीस को डैड हूँ, मेरा नाम सरताज इदरीस है और मेरा फंक्शन डैड का है। मेरे जो अब वालिद मोहतरम है वो मुझे बेटा कहते हैं, वो मुझे अब्बा जी क्यों नहीं कहते? समझ रहे ना बात को? तो इसका नाम प्रेपोजिशन फ्रेज है। इन द सन एक प्रेपोजिशन फ्रेज है। ये इस सेंटेंस के अंदर फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शनल इंग्लिश होती है। तो मुझे बताएं, इन द सन में दे इन द सन है कि लाइंग इन द सन है? बोलिए क्या चीज हो रही है? अ- अच्छा जी। अच्छा, अब हमने ये बात कही, मुझे भी अच्छा, मुझे तो आ ही नहीं रही। अच्छा, आवाज मैंने बंद की थी थोड़ी देर के लिए। अच्छा जी, लो जी, अब बताएं। मुझे आप जल्दी जल्दी से बताएं कि मैंने आपको जो प्रेपरन फ्रेज के दो फंक्शन बताए हैं, वो जल्दी जल्दी बताएं कौन कौन दो फंक्शन बताएं। एक मैंने आपको बताया कि ये एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, दूसरा एडवर्ब फ्रेज हो सकता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? मुझे सारे बच्चे जो है ना, मुझे यस बताएं कि आपको ये समझ लगी है कि प्रेपोजिशन फ्रेज ही एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज होता है। ठीक है, इकरार का मैसेज आ गया, और बोलें जल्दी जल्दी से। बाकी क्यों नहीं इतने क्विक मैसेज कर रहे भाई? वो भी सुन रहे हो मुझे कि नहीं? हाँ जी। हमसे ना जल्दी टाइप नहीं होते, हम बोल जल्दी सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते। अच्छा, तो टाइप क्यों नहीं होता भाई, इसमें क्या ऐसा मसला है? वो मोबाइल पे तो नहीं यूज कर रहे कहीं पे? मोबाइल पे यूज कर रहे होंगे। अच्छा चलें, छोड़ें इस बात को। मैं अब आपको इसकी, आज आपका होमवर्क जो है ना, पता क्या होगा? आपका होमवर्क ये होगा कि ये जो हमने इसकी जो आपने जस्ट लिखना था अभी तक, जरी बात है, आप लोग कुछ बच्चों को आया कुछ नहीं आया, ये जो आपको मैंने पास पेपर दिया हुआ है, हमने बेटा पास पेपर ही को फोकस करना है। और इससे रिलेटेड चीजें जैसे जैसे आती जाएंगी ना, वो मैं आपको बताता जाऊंगा। आप पहले हमने नाउन फ्रेज को देखा था, आज हमने प्रेपोजिशन फ्रेज को फोकस करना है। आपने प्रेपोजिशन फ्रेज का मतलब होता है कि उसका आगाज प्रेपोजिशन से हो रहा होगा। जैसे मैं आपको ये बताता हूँ, ये देखो, इन द फेस ऑफ। इन द फेस ऑफ जो है ना, ये एक प्रेपोजिशन फ्रेज है। इस प्रेपोजिशन फ्रेज का फंक्शन क्या है? ठीक है, या ये एडजेक्टिव फ्रेज होगा या ये एडवर्ब फ्रेज होगा। अब इसके लिए नई बात सुन लें और देखें। मैं भी देखें, इन डिबेट, ये भी आपका प्रेफरेंस फ्रेज है। मैं दूर जहां जहां, ये देखो, इन दैट मैटर, मैंने एक जनरल जो है ना वो एक नजर लगाई है, तो मुझे प्रेफरेंस फ्रेज नजर आ रहा है, ऑन द नंबर ऑफ इनोसेंट सिविलियंस। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने एक बात याद रखनी है। देखो, जैसे मैंने एट से स्टार्ट किया, एट द हाइट ऑफ द टेंशन, ये देखो यहाँ पे क्लॉज आ रही है। आपने ये सीखना है कि अगर मैंने प्रेपोजिशन से स्टार्ट किया है तो इसने खत्म कहाँ पर होना है। ठीक है, मुझे कोई बच्चा बताएगा कि अगर प्रेपोजिशन फ्रेज प्रेपोजिशन से स्टार्ट होती है तो खत्म कहाँ पे हो रही होती है?
मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने बस यहाँ पे ब्रेक लगानी है, एट द हाइट ऑफ द टेंशन यहाँ ब्रेक लग रही है। ओवर अ सेकंड सिक्योरिटी काउंसिल, ये एक नई प्रेपरेशन फेज स्टार्ट हुई है। ये मुझे कैसे पता चला कि इसकी जो यहाँ तक प्रेपरेशन फेज है ये वाली, इन इराक देखो एक और प्रेपरेशन फेज है, ये मैंने क्यों यहाँ तक लेके जा रहा हूँ, इसकी क्या रीजन है? ये इसको कहते हैं चंक ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज। वो तो कॉमा हम लगाते ही लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं कॉमा, लेकिन अब मैं मुझे वो पंक्चुएशन के अंदर क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पे कॉमा लगाए, तो मैं कहाँ लगाऊंगा कॉमा? मुझे कहाँ पता चलेगा कि यहाँ पे मैंने रोकना है इसको? रुकना कहाँ पे है? ये देखो ये फॉर, यहाँ से देखो फॉर नजर आ रहा है आपको, तो मैंने फॉर इसका ये इतनी प्रेफरेंस फेज है, बस इतनी तक है। मुझे कैसे पता चला कि ये अगेंस्ट इसके साथ शामिल नहीं है? अगेंस्ट इराक, ये बस ये है, दो प्रेफरेंस अलग अलग हैं। ये मैंने क्यों किया है? आपको पता होना चाहिए जरा इसके बारे में, जल्दी से बताएं मेरे। कोई भी नहीं बता पा रहा? जी तलहा, चलें अपने माइक ऑन कर लें अगर आपको इसका पता लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो। तलहा बताओ बेटा क्यों आ रहा है यहाँ पे? मनाल बेटा आप बताएं, कैन यू टेल मी? व्हाई यू पीपल आर हेजिटेटिंग? इकरा आप बताओ, फिर आप बताओ। नई चीज है ना आप लोगों के लिए। ये है वो बेसिक छोटी छोटी ग्रामर्स जिसको आपको पता होना चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं ये, इसने आपकी लैंग्वेज को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, परफेक्शन पे ले जाना। यार I आप don't know. ये देखो सुनो, Sir, I don't know. देखो देखो My देखो, goodness. इन से स्टार्ट हुई है, एंड पे कहाँ पे आया है? एंड नाउन पे होगा इसका। ये देखो, फॉर के बाद वॉर नाउन है, अगेंस्ट के बाद इराक नाउन है। प्रेपोजिशन फ्रेज स्टार्ट प्रेपोजिशन से होती है, एंड जहां उसके बाद नाउन आ जाएगा स्टॉप हो जाएगी वहां पे वो। ठीक है, तो अब ये देख लें, इसमें आपका इन से स्टार्ट हुआ और किस पे खत्म हुआ है? द सन। तो ये प्रेपोजिशन फ्रेज की निशानी होती है। प्रेपोजिशन फ्रेज स्टार्ट्स फ्रॉम प्रेपोजिशन एंड ऑन एंड ऑन नाउन। इन द क्लास खत्म होगी। इन द क्लास विद माय ब्रिलियंट टीचर। तो मैं बताएं विद माय, ये देखें मुझे बताइएगा मैं कहाँ ये देखो मैं स्टार्ट करने लगा विद माय वाइज फादर। विद माय फादर आई वॉक। मुझे बताएं ये विद से स्टार्ट हुई है प्रेम फ्रेज, अब इसको मैंने एंड कहाँ पे करना है? क्या विद माय से? नहीं। वाइस पे? Father. नहीं। विद माय फादर। ये आपकी सारी प्रेपोजिशन फ्रेज हो गई। दिस इज योर प्रेपोजिशन फ्रेज। और ये आए आपका एक प्रेपोजिशन, नई चीज शुरू होगी यहाँ पे। ये चंक समझने आपने, जितनी जल्दी चंक ऑफ ग्रुप का मतलब होता है कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड जो एक जगह के ऊपर आके रोकने हैं आपने उसको। ठीक हो गया? तो इसी तरह से, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर विद माय फादर इसके बाद कॉमा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा कॉमा। विद माई फादर आई, अच्छा अब मैं इसको अगर यहाँ फुल स्टॉप लगा सकता, विद माई फादर आई वॉक, तो ये पता नहीं वो क्या मतलब है? आई वॉक विद माई वाइस फादर, ये सेंटेंस है। तो उसने इसको चेंज कर दिया, विद माई फादर कॉमा आई वॉक, आई आई वुड लव टू वॉक। बिल्कुल लगा सकते हैं, यहाँ पे कॉमा लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता। वो ऑप्शंस आ जाती हैं, वो चीज ऑप्शंस हमने बाद में सीखनी है, पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब आप मुझे हमें नेक्स्ट बात ये समझनी है कि अगर ये प्रेपोजिशन फ्रेज है, तो प्रेपोजिशन फ्रेज का ताल्लुक जल्दी से बताइए, मैंने बताया या नाउन के साथ होता है या वर्ब के साथ होता है। तो मुझे बताओ विद माय वाइस फादर वॉक है या विद माय वाइस फादर आए है? किसका किसके साथ ताल्लुक है? ये आपने ना, ये आसानी से नहीं समझ लगता, ये आपको सेंस लगानी पड़ती है कि यार इसका ताल्लुक किसके साथ। ये सेंस मेरे बच्चों बड़े ध्यान से समझनी है आपने। मुझे बताओ आई वॉक है, मैं वॉक करता हूँ किसके साथ? अपने। तो ये जो ना वॉक का ताल्लुक विद माय फादर के साथ है। ठीक है, अब मुझे बताएं इन द सन क्या चीज है? इन द सन दे है, दे इन द सन है कि लाइंग इन द सन है? बताइएगा जरा। अब मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल दे देता हूँ, अब जरा सुनना। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, देखो ए, क्या हुआ? ए फास्ट कार मूव्स फास्ट।
कितने मैंने ये वर्ड यूज किए हैं, ये फास्ट है ये वाला फास्ट है। मुझे बताओ इस फास्ट का ताल्लुक किसके साथ है, कार के साथ। और इस मूव्स का ताल्लुक किसके साथ है, फास्ट के साथ। दोनों ही फास्ट हैं, लेकिन ये फास्ट जो है कार के साथ है और ये वाला फास्ट मूव के साथ है। लिहाजा ये एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव है। ओ सॉरी, ये फास्ट एडजेक्टिव है। ये बात समझ लगी? अब जरा मुझे बताना, ए कार ऑफ ग्रेट स्पीड। ए कार ऑफ ग्रेट स्पीड। अब मुझे बताएं इसमें प्रेजेंट फ्रेज कौन सी है, ऑफ ग्रेट स्पीड। ये ऑफ ग्रेट स्पीड का ताल्लुक किसके साथ है, कार के साथ। तो जल्दी से बताओ ये ऑफ ग्रेट स्पीड प्रेपोजिशन फ्रेज है कि नहीं है? अगर ये प्रेपोजिशन फ्रेज है तो इसका नाम क्या है, एडजेक्टिव के एडवर्ब? ये तो बता देंगे ना आपको, समझ लगी कि नहीं लगी? एडजेक्टिव। ऑब्वियसली एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसकी बात हो रही है, कार के लिए बात हो रही है। अब अगर मैं लिखूं ए कार ऑफ ग्रेट स्पीड मूव्स विद ग्रेट स्पीड, तो अब ये जो विद ग्रेट स्पीड है, हालांकि उसमें भी स्पीड लिखा हुआ है, लेकिन ये विद ग्रेट स्पीड का ताल्लुक मूव्स के साथ है, लिहाजा ये एडवर्ब फ्रेज हो गई अब। ठीक है, ये चीज मेरे बच्चों इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसने आपके ऐसे के अंदर सेंटेंस को एक्सपैंड करना है। देखो ये कैसे एक्सपैंड किया, मैंने कहा ए कार मूव्स, कितने वर्ड हैं इसके अंदर, दो। ए फास्ट मूविंग कार मूव्स विद ऑल इट्स माइट, कितने वर्ड हो गए आपके? ठीक है ना? इसको आप जैसे जैसे एक्सपैंड करते जाएंगे, ये शैतान की आंत की तरह आपका सेंटेंस बढ़ता चला जाएगा। और यही आपने सीखनी है चीजें, यही स्टाइल होता है। ठीक है, और मैं अगर आपको कहूँ कि ये इतनी बात अगर पता चल जाए तो आपको सेंटेंस एक्सपैंड करना आ जाएगा और सेंटेंस को स्क्वीज करना आ जाएगा। स्क्वीज करना मतलब प्रेसी, एक्सपैंड करना मतलब ऐसे। ठीक है, और क्या चाहिए आपको इस चीजों के अंदर? समझ रहे मेरी बात को? गॉट इट? तो अब आपने क्या करना है, ये जो हमने सेंटेंस डिस्कस कर लिया जी, पहला हमने सेंटेंस डिस्कस किया, किधर गया ये वाला, ये दे वर लाइंग इन द। अब यहाँ पे लाइंग ये तो झूठ वाला होता है, तो यहाँ पे लाइंग वाला आएगा, LYING वाला लाइंग आएगा। क्यों? कि ये जो प्रेपोजिशन, ये जो ना इन द सन, ये चूंकि प्रेपोजिशन फ्रेज है, प्रेपोजिशन एज एडजेक्टिव के ये एज ए, पता किस के तौर पे काम कर रही है, एडवर्ब के तौर पे काम कर रही है। क्योंकि बता रहा है ही दे वर लाइंग वेयर, तो देवर लाइंग वेयर, वेयर कहाँ से देने वाला, एडवर्ब होता है। तो चूंकि यहाँ पे नाउन नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमें ट्रांजिटिव वर्ब नहीं चाहिए, हमें इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। तो मैं लाइंग लिखूंगा, ये लाइंग यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा। क्लियर होगी जी बात आपकी यहाँ तक? ठीक है, तो इसके बाद ही विल नॉट कम विदाउट ही इज आस्क्ड। ही विल नॉट कम बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, ये ताहा ने पहले आंसर दे दिया। अब इसको ना आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना है। रट्टे वाली उसमें कोई बात नहीं है, ना ही आपने रट्टा लगाना है, ना रट्टे वाली चीज है इसके अंदर। ही विल नॉट कम, बताओ जिसमें ही सब्जेक्ट है, विल नॉट कम वर्ब है, ये क्लॉज पूरी होगी हमारी। विदाउट प्रेपोजिशन है, अगर बेटा विदाउट प्रेपोजिशन है ना, तो प्रेपोजिशन के बाद आने वाला दुनिया का हर वर्ड नाउन होता है। ये तो ही इज आस्क्ड, तो उसे क्लॉज लगा दिए, ये तो लग ही नहीं सकता, यहाँ पे हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है, स्ट्रक्चर ही पॉसिबल नहीं है। समझ गए बात को? नहीं बेटा, इसमें मेरा लाइंग, जो लेंग है ना, लेंग नहीं होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बात बताई है, ये जो लफ्ज होता है ना LAY ले, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आना है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ही लेज व्हाट। मैं कहता हूँ जी ही लेज हिज बुक ओवर हेयर, तो वो ही लेज व्हाट का आंसर दिया उसने, लेकिन ये है कि वो यहाँ पर सोया हुआ है। एडवर्ब प्लेस है, एडवर्ब प्लेस से पहले हम लेंग नहीं लगाते, ही लेंग इन द सन नहीं होता, ही लाइज इन द सन होता है। अच्छा जी, अब जी बात ये है कि ये ही इज आस्क्ड, मुझे जल्दी जी बताएं, ही इज आस्क्ड फ्रेज है या क्लॉज है, कौन बताएगा मुझे? ही इज आस्क्ड, जल्दी बताएं, क्लॉज है या फ्रेज है? कौन बताने लगा मुझे? ये तो लिख दें जल्दी से, क्लॉज है, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। इकरा बाजी ले गए ना, इकरा की ग्रामर बहुत अच्छी है। अच्छा, अब ये भला क्लॉज क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इज लगा हुआ है, इज लगा हुआ है, उसके बाद आस्क्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। मैंने आपको एक और बात भी फार्मूला बताया था कि जहां कहीं, बिकॉज इट हैज ए फाइनाइट, हाँ जी,
अब आपने याद रखना है जहां कहीं इज एम आर वॉज वर लगा हो और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई, ये सेंटेंस हमेशा पैसिव वॉइस होता है। तो ही इज आस्क्ड एक पैसिव वॉइस सेंटेंस का मतलब होता है जब तक उससे पूछा जाएगा। तो ही विल नॉट कम, वो उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक उससे पूछा नहीं जाएगा। जब तक, तो जब तक के लिए हमारे पास दो वर्ड होते हैं, एक अनटिल होता है और एक अनलेस होता है। अनलेस के अंदर कंडीशन होती है, अनटिल के अंदर टाइम इन्वॉल्व होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम अनलेस लगाएंगे कि अनलेस, जब तक वो शर्त पूरी नहीं होगी वो वापस नहीं आएगा, तो ही विल नॉट कम अनलेस ही इज आस्क्ड के साथ हम इसको यूज करेंगे। ठीक हो गई बात। ये वाली बात हमारी कंजंक्शन के वाले से बात आ गई है। अच्छा जी, अनटिल का आंसर तलहा ने दिया है। अनटिल और अनलेस मेरे नजदीक जो है ना, ये इसमें थोड़ा सा फर्क है। अगर मैं टाइम्स के साथ इसको रिलेट करता हूँ ना, कि जब टाइम रिलेटेड होगा तो मैं अनटिल, क्योंकि अनटिल के अंदर टी टाइम के लिए स्टैंड होता है, और अनलेस में कंडीशन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ कंडीशन, ही विल नॉट कम विद अनलेस ही इज आस्क्ड, जब तक तुम उसको पूछेगा नहीं वो नहीं आएगा यहाँ पे। तो इसमें मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ना मैंने बहुत सी की इसके अंदर अनटिल लिखा हुआ है, बट आई थिंक इट्स अनलेस आना चाहिए, अनलेस ही इज अलाउड। हाँ, अगर उसको इजाजत नहीं मिलती वैसे नहीं करेगा। अनलेस का मतलब होता है ओनली इफ, हाँ अगर ऐसा हो तो। ठीक है। अच्छा जी, ये हमने दो क्वेश्चन कर लिए। इसमें हमारा कंजंक्शन है, मैंने कंजंक्शन आपको अलग से पढ़ाए भी हुए हैं, दोबारा पढ़ाऊंगा, वो भी हम स्टॉप कर रहे हैं। जॉन एज वेल एज हैरी बियर विटनेस टू इट। अब ये आपका क्वेश्चन जो है ना, इसको बस डिस्कस करते हैं, टाइम कम रह गया है, 7 मिनट्स के अंदर जो डिस्कस होगा। बाकी आपका होमवर्क पता क्या है, सेम होमवर्क है, यही वाला। ये जो पैसेज है, इसमें आपने प्रेपोजिशन फ्रेजेस निकालनी है और मुझे बताना है कि ये फ्रेज एडजेक्टिव हैं या एडवर्ब हैं, इस पे फोकस करना है। इसकी मैंने आपको समरी या प्रेसी कह लें या मेन आइडिया कहा हुआ है लिखने के लिए, वो हम इंशाल्लाह इसको कल डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चंस में। तो ये ही विल नॉट कम कंजंक्शन कर लिया। जॉन एज वेल एज इज वेरी। अब मुझे बताएं, जॉन एज वेल एज हैरी, ये आपका सब्जेक्ट है, बियर आपका वर्ब है, बियर विटनेस ये पूरे का पूरा वर्ब है, टू इट, टू preposition है, इट आपका नाउन है, नाउन या प्रोनाउन है। तो अब मुझे बताएं कि इसका इसका सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का प्रॉब्लम है। जॉन बियर्स विटनेस कि हैरी बियर विटनेस। और अगर आप कहते हो कि इसके दो तरह से ठीक किया जा सकता है, जॉन एंड हैरी बियर विटनेस टू इट, बिल्कुल ठीक हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जॉन एज वेल एज हैरी बियर्स विटनेस टू इट, ऐसे भी हो सकता है। तो उसने आपको कहा गया है कि करेक्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, कि इनमें से किसी 5 को करेक्ट कर दें। तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अगर आपने रट्टा ही लगाया हुआ है कि जी एज वेल एज आया हुआ है, जब भी एज वेल एज आता है तो सेंटेंस वन के साथ जाता है, तो सेंटेंस वन जॉन सिंगुलर है, हैरी भी सिंगुलर है, तो बियर्स ही लगेगा। लेकिन अगर मैं एज वेल एज को निकाल के यहाँ पे एंड लगा दूंगा तब भी ठीक हो जाएगा। तो ये आपको जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स हैं, ये मैंने अभी बिल्कुल डिटेल से नहीं पढ़ाए हुए। तो अभी जो आ गए हैं सामने, तो हम इसको डिस्कस करेंगे सेपरेटली। इसके तकरीबन 10 to 12 रूल्स हैं, वो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट याद कर लेना है। अच्छा जी, द क्रू वॉज ऑन द बोर्ड एंड दे सून। अगर ये दे आपका प्लूरल है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल ही होना चाहिए। ठीक है। अब आप कहते हैं कि क्रू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। अगर आप क्रू सिंगुलर लेते हैं तो वॉज आगे फिर दे को चेंज करके यहाँ पर आपको इट लगाना पड़ेगा। तो आप बताएं, क्रू के लिए इट लगता है? तो लगता ही नहीं है, लिहाजा हम इसको प्लूरल कर देंगे। द क्रू वर नाउ ऑन बोर्ड एंड दे सून बिजीड देमसेल्फ, ये बिल्कुल ठीक है, इन प्रिपेयरिंग टू मीट द कमिंग स्टॉर्म। तो कुड आई हैव पीस ऑफ, प्लीज, ये कुड आई हैव पीस, PAC वाला पीस, ये तो आपको बच्चों वाली बात है, तो ऑफ नहीं आएगा यहाँ पे। इज देयर अ स्पोर्ट्स क्लब, एस के साथ आता है। द कोर्ट इज क्वाइट बिग। अच्छा, क्वाइट का वर्ड जो है ना, ये एडजेक्टिव आपका, क्वाइट बिग, बल्कि ये एडजेक्टिव नहीं है, ये एडवर्ब है, क्वाइट बिग। तो क्वाइट जो है ना, वो कदरे के मानों में इस्तेमाल होता है। या द कोर्ट इज वेरी बिग होगा, द कोर्ट इज टू बिग होगा, या द कोर्ट इज रादर बिग, ये होगा, क्वाइट नहीं लगेगा यहाँ पे। अच्छा जी, और इट इज ओनली अ शॉर्ट ट्रेवल बाय ट्रेन, इट इज ओनली अ शॉर्ट। लो जी, अभी आपके साथ बात होती है। ये है जी ए शॉर्ट ट्रेवल। मुझे बताएं, ये ए क्या चीज है? आर्टिकल है। आर्टिकल है, आर्टिकल है, तो इसका मतलब है नाउन फ्रेज बनने लगी है।
तो नाउन जैसे प्रेजेंट फ्रेज का एंड नाउन से होता है, ऐसे ही नाउन फ्रेज का भी एंड नाउन से ही होता है। ए शॉर्ट ट्रेवल, यहाँ पे बात खत्म हो गई। ए शॉर्ट ट्रेवल। अब आप मुझे बताएं, शॉर्ट एडजेक्टिव है, ट्रेवल नाउन हुआ? तो बेटा ट्रेवल नाउन होता ही नहीं है, ट्रेवल नाउन है ही नहीं। ट्रेवल नाउन नहीं है, ये वर्ब है। तो मुझे यहाँ पे नाउन चाहिए। अ शॉर्ट जर्नी, अ शॉर्ट ट्रिप, अ शॉर्ट टूर बाय ट्रेन, ये आपकी मिस्टेक होगी। तो ये इस तरह से देखो ना, मैंने आपके सामने जो मिस्टेक्स तलाश निकाली हैं, ये सारी मिस्टेक्स, ये मैंने क्यों निकाली हैं? मैंने इसलिए निकाली हैं कि मुझे लफ्जों के नाम पता है और उनके फंक्शन पता है कि लफ्ज सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल होंगे। ये स्किल आपने सीखना है। विद द पैसिव टाइम आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब बेटा जी आप क्वेश्चन जो है ना अपने माइक ऑन करके क्वेश्चन कर लें। ठीक है जी। 5 जो है ना, क्वेश्चन 5, कुड आई हैव पीस ऑफ प्लीज। तो ये जो है ना, पीस के स्पेलिंग गलत है, PEAC होना चाहिए। कुड आई हैव अ पीस प्लीज, ठीक है ना, PEAC वाला होगा पीस। अच्छा जी, चलो जी, आज क्वेश्चन की तरफ आ जाओ थोड़ा सा। हाँ जी तालाब, आवाज क्लियर हुई है आपको? हाँ जी। अब आप क्वेश्चन कर लें हमारे पास। अब हमने क्लास इंशाल्लाह कल दोबारा करेंगे ये सर अब। जी बेटा बोलो, बोलो बोलो। सर नंबर 2 में ही विल नॉट कम विदाउट बीइंग आस्क्ड नहीं हो सकता? ही विल नॉट कम विदाउट बीइंग आस्क्ड। हाँ, विदाउट, जी। जब विदाउट बीइंग आस्क्ड के साथ कर सकते हैं फिर वो, क्योंकि आपने विदाउट प्रेपोजिशन है, तो आपने बीइंग आस्क्ड जो है आगे उसको अपने वर्ब, उसको नाउन फ्रेज बना दी। यस यू कैन डू दिस, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके। लेकिन वो ना इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल है, आपने उसको फॉर्मल चीजों को रखना है। ठीक है जी। ओके। अच्छा जी, ये ही आस्क भैया सकता क्या? आई थिंक सो। तल्ला बेटा अपनी जरा ऑन करोगे माइक, फिर बात करो। ही आस्क भी आ सकता, कहाँ पे लिखा हुआ है, किस क्वेश्चन में आ सकता है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तल्हा दो दो क्लासें पढ़ रहा है, ठीक हो गया। इफ ही आस्क्स, हाँ भी आ सकता है। नहीं वो फिर मीनिंग चेंज हो जाएगा बेटा, अगर इफ ही आज के साथ करेंगे तो। वो एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट है। और जी, अब अपने काम आपको समझ लग गया। ये करेक्शन जो है ना, हम 2-3 दिन के बाद पास पेपर के साथ साथ करेंगे। और वो जो प्रेसी है वो डेली बेसिस पे चलती रहेगी, ग्रामर के रूल साथ साथ चलते रहेंगे। मैंने आपको ट्रांसलेट एंड ट्रांसलेट वर्ब का कॉन्सेप्ट दिया, प्रेपोजिशन फ्रेज को कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, उसके हमने फंक्शन पढ़े हैं। और अपने ये हमारा आपका काम है जो आज आपने करना है। और ये जो काम होता है प्रैक्टिस के साथ आता है, किसी एक ग्रामर के साथ नहीं होगा। ठीक है जी, आज के काम क्लियर है जी? किसी को कोई एम्बिग्विटी तो नहीं है आज के काम की? पूछ लें, हमारे पास अभी 1 मिनट रह गया। तो इंशाल्लाह कल 11 बजे अपने अलर्ट रहना है, 11 से 1 के दौरान हमने कल क्लास करनी है। ठीक है जी। सर आपको अभी होमवर्क में ये क्वेश्चन सॉल्व करके देने हैं और वो जी कॉम्पोजिशन का जस्ट लिख के देना है, जी जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल तो आप ऐसे। चेक करके देना। जी जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है जी, चलें जी, ओके देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।